हेलो, मैं प्रणाली और हम आज पढ़ेंगे अपनी पहली बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अकेलापन मेरी कैद थी, एकांत मेरी आज़ादी है, बाय रेणुका गौरानी। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पर्सनली मैं भी बहुत पसंद करती हूँ अकेले रहना। और पहले मुझे लगता था शायद ये अच्छी बात नहीं है, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी तो जाना कि हाँ, वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सुनते हैं अपनी बुक। उन सब लोगों के लिए जो अपनी सोच के दायरे में कैद है। अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने हाल ही में लिखा, अकेलेपन और कमजोर सामाजिक संबंधों का जीवन की अवधि से वही संबंध है जैसे कोई एक दिन में 15 सिगरेट पीता हो। साक्ष्यों से पता चलता है कि जो व्यक्ति अकेलेपन के भाव से ग्रस्त रहते हैं उनके बाद के जीवन काल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना अधिक रहती है। इस किताब को लिखने का विचार जब मन में आया तो मैंने फैसला किया कि मैं ऐसी किताब नहीं लिखूंगी जो आंकड़े बताती हो, बल्कि दिल से दिल की बात करने वाली किताब लिखूंगी। हमें यही तो चाहिए ना। हम अपने अकेलेपन से कैसे निपट सकते हैं? हम इससे आधी भी चिंता इस बात की नहीं है कि दुनिया में कितने लोग अकेले हैं। ये पहली समस्या है। अकेलेपन को इतनी बड़ी समस्या क्यों माना जाता है? आपको अपने ही साथ रहने के विचार से इतनी नफरत क्यों है कि अपने साथ बिताए समय को अब अकेलापन समझा जाने लगा है? और इससे निपटने के लिए कोई जुगाड़ और तकनीक होनी चाहिए। अपने साथ होने का विचार आपको भयभीत क्यों करता है? सच कहूं तो मुझे ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा व्यवहार अपने प्रति भी बहुत अच्छा नहीं रहा। मुझे लगता था कि मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है और यही कारण है कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे लगा कि अगर मैं अपने भीतर की उस गड़बड़ी को ठीक कर लूं तो शायद लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। काफी समय अकेले बिताने के बाद जब मैंने अपने व्यक्तित्व और विचारों को समझा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ। मुझे अपने साथ रहना बहुत पसंद है। मुझे हमेशा से ही पसंद था। मुझे अपने कमरे में समय बिताना, किताबें पढ़ना और दिमाग में किसी ऐसे स्थान पर घूमने निकल जाना जिसके बारे में केवल मुझे पता था, बहुत पसंद था। मुझे यह सब हमेशा से विलासितापूर्ण लगता था। मैंने अपने अतीत को गहराई से खंगाला और यह समझने की कोशिश की कि मुझे अकेले रहने के विचार से नफरत क्यों थी, और मैंने दोस्त बनाने का प्रयास ही क्यों किया जबकि मुझे बड़ा समूह पसंद नहीं था। मैं अंतर्मुखी हूँ और मुझे अपने आसपास कम लोग अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैं सचमुच प्यार करती हूँ। मुझे उन लोगों के साथ घूमना पसंद नहीं जिन्हें मैं दोस्त कहती हूँ लेकिन जिनकी मुझे परवाह नहीं है। यह सारा मानसिक मंथन बाद में मुझे उसी सवाल पर ले आया कि मैं उन चीजों की इच्छा क्यों कर रही थी जिनसे मुझे नफरत थी। इसका उत्तर अचानक मुझे मिला, समाज द्वारा स्वीकार्यता। मैं समझती हूँ, मैं जब हाई स्कूल में थी तो मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका 150 बच्चों के बैच में एक भी दोस्त नहीं था। मुझे नहीं पता कि कोई उससे बात क्यों नहीं करता था। शायद क्योंकि वो दूसरे सेक्शन में थी, मैं उस स्कूल में नहीं थी। फिर भी वही के लोग मेरे मित्र बन गए। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो उस लड़की के सेक्शन में पढ़ते थे, लेकिन वह शुरू से स्कूल में पढ़ रही थी, फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। मैं उसे छुट्टी के समय अकेले टिफिन खाते हुए देखती थी। वह क्लास में आखिरी पंक्ति में अकेले बैठती थी ताकि उसे कोई देख न पाए, और यहाँ तक कि शौचालय भी अकेले जाती थी। यह एक रोचक तथ्य है। लड़कियां अकेले वॉशरूम जाने के बजाय नेचर्स कॉल को रोक लेना पसंद करती है, लेकिन वहां भी वो बिल्कुल अकेले जाती थी। जितने लोग उसका मजाक उड़ाते थे लगभग उतने ही लोगों को उसके लिए दुख भी होता था। मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त से उसके बारे में पूछा था। मुझे उसका नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा, सुनो, सेक्शन ए की वह लड़की हमेशा अकेले क्यों रहती है? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उससे कभी बात नहीं की, लेकिन जब से मैं इस स्कूल में हूँ तब से उसका यही हाल है। अन्य छात्र कहते हैं कि वो बहुत अजीब है। तुम्हें पता है, जैसे तुम्हें पता ही होगा। इस बातचीत में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है कि हम अकेलेपन से डरते क्यों हैं। बचपन से ही अकेलेपन का डर हमारे मन में डाल दिया गया है। हमने यही सीखा है कि जो बच्चा अकेले खाना खाता है, अकेले बैठता है और जिसका कोई दोस्त नहीं होता, वो दया का पात्र होता है।
हर किताब या हर फिल्म में ऐसे ही बच्चों को हमेशा कमजोर दिखाया जाता है, जिसे बचाने वाला कोई चाहिए। आप कोई भी किताब या फिल्म चुन लो तो उसमें आपको अकेलेपन का यही पैटर्न दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोगों को आसान लक्ष्य या सहानुभूति के पात्र के रूप में दिखाया जाता है। कोई व्यक्ति अजीब नहीं दिखना चाहता, इसलिए हम अकेले रहने से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमें अजीब समझे या ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जिसे बचाने जाने के लिए किसी की ज़रूरत है या जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है या जो मस्त मौला बच्चा जैसे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की ज़रूरत है कि हम अपने बारे में दूसरों की राय को कितना महत्व देते हैं। ये जीवन हमारा है, लेकिन हम इसे समाज के नियमों के अनुसार जीते हैं। वास्तव में बहुत से लोग अपने लक्ष्यों पर कार्य नहीं करते क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अगर लोग उन पर हंसेंगे तो? यदि वे विफल हो गए और सभी ने उन्हें असफल व्यक्ति की तरह देखा तो क्या होगा? हमारा जीवन दूसरों के विचारों और मतों का संग्रह बनकर रह गया है। दूसरों के मत का डर हमारे अंदर इतनी गहराई तक समाया हुआ है कि किसी और से भी पहले हम खुद को आंकना शुरू कर देते हैं। डेविड फॉस्टर वॉलेस कहते हैं, आपको यदि एहसास हो जाए कि दूसरे आपके बारे में कितना कम सोचते हैं तो आप यह सोचना छोड़ देंगे कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह तो बड़ी विडंबना है, लेकिन सच यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आलोचक आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। किसी और से पहले आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं और किसी के कुछ कहने से पहले ही लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह सोचकर आप अपने अगले कदम पर निर्णय लेने लगते हैं। अपने चारों ओर देखिए, जीवन में आपके निर्णय से अधिक बड़ा किसी और का निर्णय नहीं है। जब मैं कॉलेज में थी तो लगभग 5 महीने तक मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा अपने उस समय के दोस्तों के साथ काफ़ी झगड़ा हो गया था और इसके कारण मेरे साथ घूमने के लिए कोई नहीं था। मेरे अन्य सहपाठी दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे और सभी को एक अच्छा दल मिल गया था, जबकि मैं अकेली थी। मैंने इस बात का भी अच्छा दिखावा किया कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। हालांकि मैं अपने सहपाठियों और सीनियर्स से बात करती थी, लेकिन केवल मुझे पता था कि मैं अकेली थी। सबने सोचा कि मुझे कॉलेज कार्यक्रमों की व्यवस्था करने में मज़ा आ रहा था। मेरे जूनियर्स ने इसके लिए मेरी प्रशंसा की और मेरे सहपाठियों को ये सोचकर ईर्ष्या होती थी कि मैं ही असली मज़ा कर रही हूँ। यह कितनी विडंबना है। क्या आपको यहाँ हो रही गड़बड़ दिखाई दे रही है? किसी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं अकेली थी, फिर भी मैं चिंतित थी। क्या होगा यदि वे ऐसा सोचते कि हाँ, मैं अकेली हूँ। कुछ सप्ताह तक मुझे अपने लिए दुख होता रहा। हालांकि मैं अपने दोस्त और परिचित लोगों के साथ अच्छा समय बिता रही थी, फिर भी मुझे यह सोचकर दुखी होने का एक कारण मिल जाता था कि मैं सभी के लिए सहानुभूति के पात्र हूँ। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। मुझे यह एहसास हुआ कि हम अकेले रहना नापसंद नहीं है। हम दरअसल ये मानना नहीं चाहते कि हम दूसरों से पीछे छूट गए हैं, और हमने बचपन में ये सीखा है कि इस तरह पीछे रह जाना दयनीय समझा जाता है। यह सब बकवास है। इस बात के लिए दुखी होना बंद कीजिए कि इंटरनेट पर एक सुंदर सी सेल्फी पोस्ट करने के लिए आपके साथ पर्याप्त लोग नहीं हैं। ये सोचना बंद कीजिए कि आप अजीब है या आपके साथ कुछ गड़बड़ है। अकेलापन महसूस करने या अपने लिए दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अकेला रहना जीवन का हिस्सा है। ये वयस्क होने का एक अंग है। आपके दोस्त और साथी जीवन भर आपके साथ नहीं रह सकते। जीवन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और हर कोई तेज़ी से दौड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वह पीछे ना रह जाए। जीवन का सत्य ये है, लोग चले जाते हैं और इसमें अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन चलता रहता है। कुछ लोग बेहतर नौकरी के अवसर के लिए चले जाते हैं तो कई बार आपको भी अपने काम के लिए आगे बढ़ने के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। फिर ऐसा समय आएगा जब लोग आपसे उब जाएंगे और वे कोई दूसरा खिलौना खोज लेंगे। जीवन इसी का तो नाम है। क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। वो ये कि आप अपने लिए दुखी होना और ये सोचना बंद कीजिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। ये पता लगाने की कोशिश मत कीजिए कि आप अपने लिए
खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं, या संपूर्ण दिखने का दिखावा करने के लिए क्या करना होगा। मनोरंजन उद्योग ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि एकांत का मतलब है अकेले होना, विशेष रूप से इस डिजिटल दुनिया में जहां इंटरनेट पर आपको हर किसी के साथ दोस्तों का एक प्यारा सा दल दिखाई देता है। कुछ लोग दोस्तों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जो दोस्ती के लक्ष्य को परिभाषित करती है। और इस सारे शोर के बीच यह सोचना बिल्कुल आसान है कि केवल आप ही अकेले हैं, केवल आपके साथ ही अच्छे दोस्त नहीं हैं, और केवल आप ही हैं जिसे कोई अपने साथ नहीं रखता। और मेरे दोस्त, यही असल कारण है कि लोग अकेले रहने को ऐसा अभिशाप समझते हैं जिसका उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब आपको बेची गई एक सुंदर तस्वीर है। इसलिए पहला झूठ जिसे भूलने की ज़रूरत है ये कि आप ये मानना छोड़ दीजिए कि एकांत का अर्थ अकेले होना है। मुझे पता है कि ये सुनने में घिसा पिटा सा लगता है, लेकिन एकांत और अकेले होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एकांत जीवन का हिस्सा है, लेकिन अकेले होने का मतलब है खुद को सहानुभूति और दुख के चश्मे से देखना। जब आप खुद को अकेलेपन के चश्मे से देखते हैं तो आप असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, जिससे फिर आपका आत्मसम्मान कम होता है। आप अपने साथ बिताए समय को खराब मानने लगते हैं। ये अकेलापन है और इसका आपके एकांत से कोई संबंध नहीं। ये केवल इतना ही बताता है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस समय मैं ये किताब लिख रही हूँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं दुखी या अकेली हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं कभी कभी किसी स्कूल में 2 साल से ज़्यादा नहीं रही। इसलिए मेरा कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, जैसा हम फिल्मों में या किताबों में देखते हैं। और जो थोड़े बहुत दोस्त थे उनकी या तो शादी हो गई या वे सब काम या पढ़ाई के सिलसिले में अन्य शहरों में चले गए। इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे देखने के 2 तरीके हैं। बाहर से लोगों को लगता होगा कि मैं अकेली हूँ, मेरी उम्र 20 से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे मौज मस्ती करनी चाहिए, पार्टियों में जाना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनकर सप्ताह में डेट पर जाना चाहिए। चूँकि मैं इससे कुछ नहीं करती तो शायद मुझे अपने चारों ओर कंबल लपेटकर खाना और नेटफ्लिक्स देखना चाहिए और अपने लिए दुखी होना चाहिए। लेकिन मैं इसे कैसे देखती हूँ? मैंने अपने शहर में रहना चुना क्योंकि मैं अपने लेखन पर केंद्रित रहना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता के करीब हूँ और जब चाहूँ अपनी माँ के साथ एक कप कॉफ़ी पी सकती हूँ। मैं मनमौजी लड़की की परिभाषा में ढलने के बजाय अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। और सबसे ज़रूरी ये है कि अब मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने जब अकेलेपन का चश्मा खिड़की से बाहर फेंक दिया तो मैं अपने जीवन और आसपास मौजूद अवसरों को देख पाई। निश्चित रूप से इस बात से समझौता करने में मुझे कुछ समय लगा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है और मैं अकेली हूँ, लेकिन एक बार मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो मुझे सब ठीक लगा। अब आगे क्या? पर ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिल गई। एक ऐसी जीवन शैली अपनाने में मैं सक्षम हो गई जिसमें मुझे हर दिन सच्चा आनंद मिलने लगा। मैं दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए सप्ताहांत का इंतज़ार नहीं करती। मैं हर दिन एक और चीज़ का आनंद लेने, अनुभव प्राप्त करने और एक किताब पढ़ने, अपने शहर के अनछुए क्षेत्र को खोजने और जो भी मैं हमेशा से करना चाहती थी उसे अकेले करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके लिए बिना किसी की राय लिए, बिना किसी के हस्तक्षेप के जब मैं अपने विचारों में खोई हुई हूँ और मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा मनोरंजन का तरीका समाज के मनोरंजन की अपेक्षा से मेल नहीं खाता है। ऐसी दुनिया में जहाँ अकेले रहना अभिशाप माना जाता है, आपको अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। टेलर स्विफ्ट ने एक बार कहा था, डरावनी खबर ये है कि अब आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि आपके साथ कोई नहीं। ये पूरी तरह से गलत है कि एकांत का अर्थ अकेले होना है। नहीं, ये सच नहीं है। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं, इसका मतलब है कि आप खुद के साथ हैं। मेरा सुझाव है कि आप अभी ये किताब बंद करके इस पर सोचने के लिए 1 मिनट का समय लीजिए। एक बार
ये बात आपके समझ में आ जाए कि अकेले रहना अभिशाप नहीं है, बल्कि ये अच्छा भी हो सकता है, तब आपको इस किताब को आगे पढ़ना चाहिए। मैंने किताब को 2 खंडों में विभाजित किया है। भाग 1 अकेलेपन को एकांत में बदलने पर बात करती है। भाग 2 इस एकांत को विकास की दिशा में मोड़ने पर बात करती है। एकांत से प्यार करना सीखिए, उसके बाद ही आप स्वयं को ये सब करने में सक्षम कर सकते हैं जिसकी आप लोगों से अपेक्षा है। भाग 1 अकेलेपन को एकांत में बदलना। अकेलेपन को रुमानी न बनाएं। अगर मौत से भी अधिक क्रूर कुछ है तो वो है दिल में झूठी आशाएं पालना और अंत में उनके हाथों अपने अस्तित्व को बिखरते हुए देखना। आपने YouTube पर वीडियो देखे होंगे या शायद किताबें पढ़ी होंगी जो आपको अपने जीवन को रोमांटिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है ना? मैंने ये किया है। सच कहूँ तो केवल उन वीडियो को देखकर ही मैं काल्पनिक दुनिया में जाती हूँ, जहाँ मैं दुनिया की मलिका हूँ, कम से कम अपनी दुनिया की। अपने जीवन को रोमांटिक बनाना कैसा लगेगा, इसकी कल्पना से ही मेरी नसों में अलग तरह का उत्साह दौड़ता है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप सोच रहे होंगे, रेणुका, अगर तुम्हें खुद जीवन को रुमानी बनाने का विचार अच्छा लगता है तो तुम मुझसे इस पर विश्वास न करने को क्यों कह रही हो? दरअसल रुमानी जीवन को लेकर प्रयोग करने, सीखने, देखने और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची, सब पहले से ही अपने जीवन को रुमानी बनाने में लगे हैं। वे अभी तक अपने चरित्र को नहीं जानते। क्या यह दुविभाजक है? आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप पहले से ही इस रास्ते पर कैसे चल रहे हैं और ये आपके भविष्य के लिए सबसे खतरनाक क्यों है। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि रुमानी जीवन का अर्थ क्या है। अपने जीवन को रुमानी बनाने का अर्थ यह है अपने जीवन का मुख्य पात्र बन जाना। मानो आपका पूरा दिन रिकॉर्ड किया जा रहा हो। संक्षेप में आप ऐसे अभिनय करते हैं जैसे कि आप किसी फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन असल बात यह है, जानबूझकर या अनजाने में हम सभी वैसे भी अपने पसंदीदा फिल्म के किरदार की तरह ही व्यवहार करते हैं। किसी भी आम फिल्म की कहानी एक लड़की और एक लड़के से शुरू होती है। लड़की हताश हो गई है और खुद को अवसाद, तनाव और चिंता, गरीबी और दुर्भाग्य के अलावा भी एक अंधेरी रूपक सुरंग में पाती है। इसके बाद क्या? इसके बाद उसके जीवन में एक लड़का नायक बनकर आता है जो उसे इस क्रूर दुनिया से बचाता है, उसे भरोसा देता है, उसे प्यार करना सिखाता है और अंततः उसी से प्यार करने लगता है। और उसके बाद वे दोनों साथ मिलकर उस दुनिया का ऐसा सामना करते हैं मानो स्वर्ग में बैठे भगवान ने ही उन्हें मिलाने की योजना बनाई थी। ये बहुत परिचित सा लगता है ना? यदि लड़की नहीं तो लड़का हताश होता है और लड़की उसके जीवन में देवी बनकर वही भूमिका निभाती है जो हमने अभी पढ़ा। और अगर प्रेम कहानी नहीं है तो वो दोस्ती की कहानी होती है और वो भी इसी विषय में इर्द गिर्द घूमती है। एक हताश, उदासीन और भटके हुए व्यक्ति, उससे दूसरा व्यक्ति मिलता है और वे जीवन भर के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अधिकांश फिल्में, वेब सीरीज, किताबें ऐसी ही एक कथानक के इर्द गिर्द घूमते हैं जहां एक व्यक्ति निराश है और दूसरा उसका मार्गदर्शन और देवदूत बनकर आता है। इसे मैं अच्छा नाटक कहना पसंद करती हूँ। समस्या ये है कि आप और मेरे जैसे सभी लोग बचपन से ही इसी प्रकार की घटनाओं से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते आ रहे हैं और हमें अवचेतन रूप से यही विश्वास होता गया है कि एक दिन कोई हमें बचाने आएगा, हमारी रक्षा करेगा या कहे कि हमसे प्रेम करने लगेगा। मैं संपूर्ण कॉलेज जीवन में जॉय और चैंडलर, उनकी फ्रेंड सीरीज जैसी दोस्ती की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। स्कूल या कॉलेज में मेरा कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा एक ऐसा दोस्त
एक ऐसा दोस्त चाहिए था, वैसा दोस्त जैसा हमेशा वेब सीरीज और फिल्मों में हम देखते हैं। शायद यही वजह है कि ढेर सारे दोस्त आसपास होने के बाद भी मुझे अधूरापन महसूस होता था। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़कर दुनिया को एक नए या फिर एक परिपक्व नज़र से देखती हूँ तो मुझे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसे उसी तरह का टेडी बियर पाने की इच्छा है जैसा उसने किसी फिल्म में देखा था। तो इसमें गलत क्या है? कल्पना आपकी वास्तविकता को आकार देती है। आप बैठकर ये सोच रहे हैं कि आप कितने हताश हो सकते हैं और फिर कैसे एक देवदूत सा व्यक्ति आपको बचाने के लिए आएगा। समस्या ये है कि आप ये मान लेते हैं कि आप स्वयं अपना जीवन बदल सकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। इसलिए जब चीज़ें आपकी कल्पना के अनुसार नहीं होती तो आप और अधिक अकेलापन महसूस करने लगते हैं, मानो कि आपके पास कुछ था जिसे आपने खो दिया। यदि आप मन में कोई काल्पनिक मित्र बनाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वह वास्तविकता में बदल जाएगा, तो मैं कहूँगी खुद को धोखा देना सही नहीं है। कोई आपको बचाने या आपको हंसाने या आपके साथ दुनिया की यात्रा पर आने वाला नहीं है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। जिंदगी फिल्म नहीं है। उम्मीदों से आगे बढ़ जाइए या फिर उन्हें टूटता हुआ देखने के लिए तैयार रहिए। ये मानना कि किसी दिन आप आदर्श मित्रों से मिलेंगे जो आपकी आत्मा का अंश बन जाएंगे, अपनी ही आशाओं का कब्रिस्तान बनाने जैसा विचार है। आप जितना अधिक नए दोस्तों से मिलने पर ध्यान देंगे, आपको उतना ही अधिक दुख होगा। आपको ये सोचकर और भी अकेलापन महसूस होगा कि कुछ था जो आपका हो सकता था लेकिन आपको नहीं मिला। आपको एक ऐसे व्यक्ति के खोने का दुख होगा जिसके साथ आप कभी थे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नए लोगों से मत मिलिए या आप नए दोस्त मत बनाइए। कॉलेज के बाद मैंने इंस्टाग्राम के ज़रिए कुछ अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन इस विषय में एक कड़वी सच्चाई ये है कि एक खास उम्र के बाद आपके सच्चे मित्र नहीं बन पाते। आप केवल लोगों से मिलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं ताकि आपके नेटवर्क में अच्छे लोग शामिल हो सके। बतौर कंटेंट क्रिएटर मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वे लोग और मैं केवल नेटवर्किंग के संदर्भ में एक दूसरे से जुड़े हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद आप दोस्त नहीं बनाते, आप केवल नेटवर्क बनाते हैं। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं ताकि आप कहीं पीछे न छूट जाएं। लेकिन अगर आप हर उस व्यक्ति को जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है भावी दोस्त के रूप में देखने लगेंगे तो आप व्यवहारिक रूप से कहूँ तो अपनी अपेक्षाओं का कब्रिस्तान खोद रहे हैं। और मैं आपको अपने अनुभव का एक किस्सा बताती हूँ। अगर मौत से भी अधिक क्रूर कुछ है तो वो है दिल में झूठी आशाएं पालना और अंत में उनके हाथों अपने अस्तित्व को बिखरते हुए देखना। खुद को ऐसे पात्र की तरह देखने के बजाय जिसे किसी की ज़रूरत है, खुद को फिल्म यानी अपने जीवन के मुख्य पात्र के रूप में देखिए। आपके जीवन जैसी कोई फिल्म अभी तक बनी नहीं है और आपके जीवन जैसी कोई किताब अभी तक लिखी गई नहीं है। इसलिए आपके पास यह रचनात्मक स्वतंत्रता है कि आप इसे जैसा चाहे लिखिए, इसे जितना चाहिए उतना साहसिक और उन्मत्त बनाइए। जब तक संभव हो इसे साथ कर रखें और उस पुराने ढर्रे पर चलने के बजाय जो आपको सशक्त नहीं बनाता, इसे खुद पर केंद्रित रखिए। आप अपने जीवन में पीड़ित की भूमिका नहीं निभा चाहते। आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोते हुए नहीं देखना चाहते जिसके साथ आप कभी थे ही नहीं। अपने सच्चे अस्तित्व को छिपाने का दर्द। दर्पण में देखना और सामने खड़े व्यक्ति को पहचान न पाना दुनिया का सबसे दर्दनाक और डरावना एहसास है। किसी दिन किसी के चमत्कारिक रूप से सामने आने की उम्मीद और अजीब दिखने का डर हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जिन्हें करने का हमने कभी इरादा भी नहीं किया था। बचपन से हम यही सीखते आए हैं
कि जो बच्चा अकेला रहता है वो अजीब होता है। वो अकेला इसलिए है क्योंकि कोई उसके साथ नहीं रहता। हम अजीब नहीं दिखना चाहते। हम नहीं चाहते कि लोग सोचें कि हमारे साथ कोई नहीं है। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम उस आदर्श स्वरूप को अपनाने का प्रयास करने लगते हैं जिससे हर कोई प्यार करता है। हम उन चीज़ों के लिए हाँ कहना शुरू कर देते हैं जिनसे हम वैसे तो नफ़रत करते हैं। हम ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहनकर हमें असहज महसूस होता है या जो हमारे बजट से बाहर होते हैं, लेकिन वो ध्यान आकर्षित करने में, हमें स्वीकार किए जाने में हमारी मदद करते हैं। हम उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जो हमें बुरे लगते हैं। हम वे बातें कहने लगते हैं जो स्वीकार्य है और लोकप्रिय है। हम वो सब काम करने लगते हैं ताकि दूसरे लोग जैसा दिख सके और हमें कोई अजीब ना समझे। हम वास्तव में एक खुशदिल प्यारे छोटे से इंसान का आदर्श संस्करण बन जाते हैं जिसे हर कोई प्यार करता है, या कम से कम जिसका कोई मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूसरों की तरह बनते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने असल स्वभाव को बहुत दूर हो जाते हैं। आप जितना अधिक इस पर विचार करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उतना ही कम ध्यान इस बात पर देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हैं, आप जीवन का आनंद कैसे लेना चाहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या ये चीज़ है जो आपको आप बनाती है। आपको एहसास भी नहीं होता और आप लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति बनते जाते हैं। आप वास्तव में कौन थे और सबको खुश रखने की चाह में आप क्या बन चुके हैं, इसके बीच का अंतर इतना बढ़ जाता है कि आपके लिए खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, और यही अकेलेपन को जन्म देता है। लोग अपने जैसे लोगों को खोजने की आशा में स्वीकार्य व्यक्ति बनने लगते हैं और इस दौरान वे अपना वास्तविक रूप ही खो बैठते हैं। और यही कारण है कि हम अपने साथ बिताए हुए समय को अकेलापन कहने लगते हैं। अकेलापन तब नहीं होता जब आपके आसपास लोग न हो। अकेलापन उसे कहते हैं जब आप खुद को अपने भीतर नहीं खोज पाते। जिस क्षण आपको अपने वास्तविक स्वरूप को खोने का एहसास होता है, अकेलापन आपके अंदर जगह बना लेता है। सबसे खराब किस्म का अकेलापन वो है जब आप लोगों से घिरे होते हैं फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता है। ये ऐसा है मानो आप स्वयं को महसूस नहीं कर सकते, जैसे आप अब है ही नहीं। क्या आप जानते हैं इससे भी अधिक विडंबनापूर्व क्या है? इसकी शुरुआत तब होती है जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप है ही नहीं, लेकिन इसके कारण आपको खुद से नफरत होने लगती है। मुझे बताइए, कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे कैसे स्वीकार कर सकता है जो खुद को ही स्वीकार नहीं करता? कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना कैसे पसंद करेगा जो खुद के साथ समय बिताना पसंद नहीं करता? इससे आपको क्या मिला? कुछ नहीं। लोगों की स्वीकार्यता और प्यार पाने की होड़ में आप खुद को खो बैठते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में बिताया ताकि मैं एक आदर्श व्यक्ति कहला सकूं। जब मैं घर पर रहकर किताब पढ़ना चाहती थी तो मैंने बाहर घूमने के लिए हाँ कह दिया था। जब मैं थकान के चलते या फिर किसी काम में व्यस्त होने के कारण मैं बहाना बनाना चाहती थी तो मैंने बात करती और मुस्कुराती रहती। जब मैं सामान्य कपड़े पहनकर बाहर जाना चाहती थी तो मैं ढंग से तैयार होकर निकली। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं वो बन सकूं जो लोग मुझे बनाना चाहते हैं। हालांकि उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं भले ही दूसरों के लिए आदर्श बन जाऊं, लेकिन खुद अपनी नज़र में आदर्श बनने का क्या होगा। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपने बारे में क्या राय रखती हूँ, मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, मेरे डर कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपने रोज़मर्रा के जीवन में करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती। ये सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी अंदर की आवाज़ को दबाने में महारत हासिल कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये करने वाली मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब एक से ही हैं। बचपन से ही हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसका बच्चा अधिक प्यारा, होशियार या अधिक बुद्धिमान है। हम या तो अपने माता पिता के लिए आदर्श संतान बनने की कोशिश करते हैं ताकि वे हम पर गर्व करें, या फिर हम इसलिए शांत और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं ताकि हम कॉलेज के सबसे लोकप्रिय समूह का हिस्सा बन सकें। हम इस दौड़ में कितने लंबे समय से दौड़ रहे हैं कि हमारा असल
असल व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व में हो रहा बदलाव, इन सब की गति के साथ तालमेल नहीं हो पाता। हमारा असल स्वरूप, सामाजिक और कॉरपोरेट शिष्टाचार, इन परतों के बीच दबा है। हम अपने पसंद के काम करने के बजाय उन कामों को करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगने लगता है। मैं इसमें तो माहिर हूँ। मैं बहुत सी नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। फिर भी अगर कोई मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करके अपनी बातें साझा करता है तो मैं उसकी हर बात सुनना चाहती हूँ, ताकि उसे रोने के लिए एक कंधा मिल सके। हमें ये एहसास नहीं है कि जिस तरह हम उन लोगों से बात करना छोड़ देते हैं जो हमारी उपेक्षा करते हैं, उसी तरह जब हम अपने भीतर की आवाज़ को बार बार चुप कराते हैं तो हमारी आत्मा भी हमसे संवाद करना बंद कर देती है। फिर एक दिन जब आप अकेले होते हैं और आपके साथ घूमने या आकर्षक तस्वीरें खींचने वाला कोई साथी नहीं होता, तो आपके लिए अपने साथ समय बिताना कष्टदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है कि अगर आप अंदर की परतें खोलने बैठेंगे तो कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको खुद की इतनी याद आती है जितनी आपको किसी और की नहीं आती होगी। मैं मनोविज्ञान की विशेषज्ञ नहीं हूँ और न ही मैं कोई चिकित्सक हूँ जिसे मानव मस्तिष्क के अंदर होने वाली गतिविधि को पता हो। मैं एक इंसान हूँ और मुझे पता है कि इंसान के दिल में क्या होता है। हम सभी अपने आसपास लोगों को खुश करने के चक्र में फंसे हैं ताकि हमें अधिक स्वीकार्यता और सराहना मिल सके। हमें जो महसूस होता है हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए समय किसके पास है। हम वो नहीं करते जिससे हमें वास्तविक खुशी मिलती है, क्योंकि ये शायद पुरानी परंपरा है। हर गुजरते दिन के साथ बोझ भारी होता जाता है। हर दिन के साथ आपका वास्तविक स्वरूप आपसे दूर होता जाता है। आपकी छवियाँ धुंधली पड़ जाती है और अपने अंदर झांकना कष्टदायक हो जाता है। मैंने ये गलतियाँ की हैं और मैं नहीं चाहती कि आप भी इन्हें दोहराएं। इसलिए आगे के अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे अपने स्वरूप के निकट जा सकते हैं, जो आपके अकेलेपन को एकांत में बदलने में मदद करेगा। वैसा कैसे बने जैसे आप असल में हैं। भीड़ का हिस्सा होने, प्रसिद्ध और अच्छे लोगों जैसा बनने तथा प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिए जाने की आवश्यकता हम सभी में अंतर्निहित है। लेकिन आप इस प्रवृत्ति को कब तक संभाल सकते हैं? आप कब तक अपनी वास्तविक पहचान को दबा सकते हैं? आप कब तक अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं? आप अपने आसपास के लोगों के साथ अलग अलग बनकर रहने की कोशिश करते हैं। आप अपने साथी के लिए अलग हैं, अपने बॉस के लिए अलग, अपने दोस्तों के लिए अलग और अपने प्रियजनों के लिए भी अलग हैं। इस सब में आपका असल स्वरूप खो गया है। आपने अपना वास्तविक सार तत्व, अपने वास्तविकता सबको खो दिया है। आप खुद की एक कंप्यूटर के रूप में कल्पना कीजिए और देखिए कि आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपने कैसे अपने व्यक्तित्व के अलग अलग टैब खोल रखे हैं। नया व्यक्ति, नया टैब। शायद यही कारण है कि आपका असल व्यक्तित्व नष्ट हो गया है। मैं कोई संत नहीं। मैंने खुद भी सबको स्वीकार्य और प्यार करने वाले संस्करण में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। कई बार मैंने अनायास ही वंचित व्यक्ति बनने के लिए प्रयास किया है और खुद को छिपाने की कोशिश की है कि मैं वास्तव में कौन हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन क्यों? हमें दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? और क्या इसके लिए अपनी वास्तविक पहचान खोना सही है? क्या आप जानते हैं कि इसमें मज़ेदार बात क्या है? खुद को पूरी तरह खोने के बाद हम उन आत्म प्रेम के हथकंडों के जाल में फंस जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही आप से मजाक कर रहे हैं। मैं प्रेम विशेषज्ञ नहीं हूँ, भगवान बचाए। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, किसी को जानने के बाद ही आप उसके साथ जुड़ते हैं, है ना? तो आइए आपको खोजते हैं ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप से प्रेम कर सकें। शुरू करें। आत्म प्रेम आत्म स्वीकृति से शुरू होता है। मैं प्रेम विशेषज्ञ नहीं, भगवान बचाए। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, किसी को जानने के बाद ही आप उसके साथ जुड़ते हैं, है ना? तो आइए आपको खोजते हैं ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप से प्रेम कर सकें। शुरू करें। आत्म प्रेम
आत्मस्वीकृति से शुरू होता है। मैं पिछले 1 साल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जासूस की तरह कर रही हूँ। इस दौरान मैंने आत्म प्रेम की बढ़ती लोकप्रियता देखी है और मैं जितना ज़्यादा आत्म प्रेम की परिभाषाएं पढ़ती हूँ, मेरी रुचि आत्म प्रेम के बारे में सोचने में उतनी ही कम होती जाती है। आत्म प्रेम खुद पर दया करने जैसा हो गया है। इतना पर्याप्त नहीं था तो बड़ी कंपनियों और मार्केटिंग करने वालों ने आत्म प्रेम की इस बढ़ती लोकप्रियता का फ़ायदा उठाकर शैम्पू की सुंदर बोतलें, महंगे परफ्यूम और इसी तरह की अनेक चीज़ें बेची। हालांकि मैं ये कभी नहीं समझ पाई कि आत्म प्रेम खुद को सिर से पांव तक सजाने से कैसे जुड़ गया। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आत्म प्रेम का अर्थ क्या है। एक परिभाषा देना चाहती हूँ जिसे स्वीकृति और चर्चा के नाम पर कम महत्व दिया गया है। स्पष्टता से कहा जाए तो आत्म प्रेम 2 चीज़ों से संबंधित है। एक, खुद को जानना। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, व्यवहार और शिष्टाचार के पीछे क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, इत्यादि। 2, खुद को स्वीकार करना। आपके अंदर जो है उसे स्वीकार करना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अधिकांश लोग अपने कुरूप पक्ष को अंदर ही कहीं छुपा लेते हैं कि कोई उनके बुरे पहलू को न जान सके। हालांकि आपको ये नहीं पता था कि आप उसे जितना गहराई से छुपाते हैं, वह आपके दिल के अंदर उतना ही अंधकारमय होता जाता है। और ये अंधेरा आपको धीरे धीरे तब तक निगलता रहेगा जब तक आपको प्रकाश नहीं दिखाई जाता। समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हमें हमेशा प्यारा, उदार और अच्छा बनकर रहना चाहिए। हम फिल्मों में और वेब सीरीज़ में यही तो देखते हैं ना। अच्छे लोग हर समय सबके लिए अच्छे ही होते हैं। हम सबके अवचेतन मन में ये इच्छा होती है कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, और अगर हम अच्छे इंसान की श्रेणी में जाए तो सब हमसे प्यार करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे और हमें स्वीकार भी कर लेंगे। फिर हम अच्छा बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम लोगों के साथ तब तक भी अच्छा रहने का प्रयास करते हैं जब वे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग तो यही करते हैं ना। और ये परिभाषा अवधि आपको थका देती है, क्योंकि आप हर समय अच्छे कैसे बने रह सकते हैं। आप जब स्वयं आहत हो तो आप दूसरों से प्रेम कैसे कर सकते हैं। जब आपको स्वयं की सहायता चाहिए हो तब आप उदार कैसे हो सकते हैं। आप अच्छा इंसान बनने की कसौटी पर खरे उतरने की तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक आपके अंदर की कोई चीज़ नष्ट नहीं हो जाती। और फिर अचानक आपको एहसास होता है, ओह, मुझे उपचार की आवश्यकता है। बहुत खूब। यह कैसा जाल है। यह मुझे याद दिलाता है कि भले ही हम अच्छे बनना चाहते हैं, हमारी सहानुभूति वेब सीरीज या किताब के खलनायक के प्रति अधिक होती है। ऐसा क्यों? खलनायक हमें दिखाते हैं कि हम कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं, और ऐसा अभिप्रायपूर्वक नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम हर तरह की भावना को महसूस करने के लिए बने हैं। हम मोबाइल फ़ोन नहीं हैं जहां आप iOS में एंड्रॉयड की सुविधाओं या एंड्रॉयड में iOS की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते। आप एक इंसान हैं और भगवान के लिए खुद से इंसानों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। खलनायक हमें सिखाते हैं कि हमारा अंधकारमय पक्ष हमें परिभाषित नहीं करता है, लेकिन फिर भी यह हमारा हिस्सा है। चूँकि समाज अच्छी लड़कियां या अच्छे लड़के की श्रेणी में न आने वाले गुणों को पसंद नहीं करता, इसलिए हम अपने अंदर ही उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं जिसे हम महसूस करते हैं, सोचते हैं और पसंद करते हैं। मुझे पता नहीं कि आपने या मैंने अपनी अंदर की आवाज़ को कब चुप करना शुरू किया था, लेकिन बाहरी दुनिया में आत्म प्रेम की परिभाषा खोजने के लिए हम इस काम में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता था कि मैं अच्छे इंसान थी। मैं दया, प्रेम और करुणा में विश्वास करती हूँ। मैं लोगों में दया और प्रेम में विश्वास करने का कारण बनना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही मैं जानती हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ और मुझसे गलतियाँ होती हैं, ऐसी गलतियाँ जो कभी कभी लोगों को चोट भी पहुँचा देती हैं। लेकिन उन गलतियों के लिए या लोगों को छोड़ देने या अपने मन की बात कहने के लिए दुखी होकर मैं खुद से प्यार नहीं कर सकती। तो क्या हम ये खेल बंद कर सकते हैं? क्या आप यह दिखावा बंद करना चाहते हैं? चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व में कोई बुराई नहीं है?
मैं अपने जीवन में से एक उदाहरण देना चाहूँगी ताकि आप बेहतर ढंग से मेरी बात को समझ सकें। जैसा कि मैंने कहा, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ ताकि मैं किसी के रोने का कारण न बनूं। लेकिन 2 साल के निरंतर निरीक्षण से मुझे पता चला कि मैं कभी कभी स्वार्थी हो जाती हूँ। हाँ, ये सच है। मैं अच्छी नहीं हूँ और नहीं मैं भगवान हूँ। मैंने कई बार अपने दोस्तों की जगह खुद को प्राथमिकता दी है। हालांकि संपूर्ण आत्म प्रेम की यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि खुद को स्वार्थी मान लेने में कुछ गलत नहीं है। ये मेरी अनेक सच्चाइयों में से एक है। मैं जानती हूँ कि अच्छे लोगों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हूँ। इसके कारण मैं या तो खुद से नफरत कर सकती हूँ या इस एक विशेषता को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख सकती हूँ। किसी भी अन्य चीज़ से पहले खुद को, अपनी खुशी को और अपने व्यवसाय को प्राथमिकता देना सीखना। इस सच्चाई ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं रिश्तों में कैसे काम करती हूँ। चूँकि मैं अपने व्यवहार को जानती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय करूँगी ताकि लोगों को पता हो कि वे मुझसे कितनी उम्मीद कर सकते हैं। यह स्पष्टता ही अपने और दूसरों के साथ आपके रिश्ते को शांति प्रदान कर सकती है। यदि आप खुद को नहीं पहचानते तो आप सभी के साथ अपने संबंधों में ऐसी गलतियां करते रहेंगे, और फिर जब लोग आपको छोड़कर जाएंगे तो आप सोचने लगेंगे, कोई मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता। शायद मैं प्यार की योग्य नहीं हूँ या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है जो लोग मुझसे दूर भागते हैं। खुद से प्रेम का मतलब है अपनी देखभाल के नाम पर बबल स्नान करना और महंगा मेकअप करना। ये नहीं है। यह आपकी जीवन शैली को परिभाषित करता है। खुद से प्रेम का आशय अपने बारे में सब कुछ जानना और उसे स्वीकार करना है, भले ही आपकी सच्चाई कितनी भी बदसूरत या बुरी क्यों न हो। खुद से प्रेम करने का मतलब ये जानना है कि अपनी कमियों को ताकत में कैसे बदला जाए, न कि उन्हें अपने अंदर कैसे छिपाया जाए। इसका अर्थ है अपने व्यवहार का अध्ययन करना, उसकी जांच करना और अपने विचारों पर ध्यान देना, भले ही वो कभी कभी स्वार्थी लगे। खुद से प्रेम का आशय है कि आप अपने भीतर अपने लिए एक घर बनाएं, जहां आप उपचार, दिखावा या पूर्णता की चिंता किए बिना रह सकते हैं। अपने स्याह पक्ष को अच्छाई के मुखौटे के नीचे न छिपाकर भी आप सुंदर ही हैं। मुझे ये कहते हुए भी बुरा लगता है कि हम सबके अंदर एक स्याह पक्ष है, क्योंकि ये हमारा स्याह पक्ष नहीं है, बल्कि ये हम ही हैं। हम इस तरह बनाए गए हैं। यही बात हमें विशिष्ट और एक दूसरे से अलग करती है। आपको लोगों के साथ बुरा नहीं बनना। आपको केवल ये सीखना है कि अपने उन गुणों से घृणा नहीं करनी है जिन्हें हमारा सभ्य और शालीन समाज स्वीकार नहीं कर पाता। आप जो हैं उस पर गर्व करें और अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को स्वीकार करें। आप जान चुके हैं कि खुद से प्यार करने के लिए आपको उच्च श्रेणी का और अधिक आकर्षक होना जरूरी नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि खुद को जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आपसे मिलने के सफर पर चलते हैं। चलें। आत्मज्ञान से खुद के प्रति प्रेम बढ़ता है। आपकी आंतरिक दुनिया में दुनिया के 7 आश्चर्यों से भी अधिक आश्चर्य है। काश मैं आपको खुद को जानने की कुछ तरकीबें बता पाती या कोई वीडियो बना पाती जिसका आप अनुसरण कर पाते, लेकिन दुख की बात है कि आप कोई विषय नहीं है जिसका सिर्फ अध्ययन किया जाए, समझा जाए और फिर किताब बंद करके रख दी जाए। आप एक इंसान हैं। हाँ, ये नई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात को आवश्यक रूप से खींचे बिना ये कह जाता है कि बतौर मनुष्य हम तेजी से बदलते हैं। हम विकसित होते हैं, हमारी प्राथमिकता बदल जाती है, हमारी कार्यशैली बदलती है और हमारी प्राथमिकता भी बदल जाती है। कल जो आपके लिए उपयोगी था, हो सकता है कि वो आज या आने वाले कल में उपयोगी न रहे। 3 महीने पहले जो आपको पसंद था, वो आज आपकी पसंद नहीं है। 6 महीने पहले आप अपना समय कैसे बिताना पसंद करते थे, हो सकता है कि आज आपको वो चीज़ ना पसंद हो। इसलिए मुझे खेद है, लेकिन मैं कोई ऐसी तरकीब नहीं दे सकती जो केवल कागज़ पर अच्छी लगे और आपको प्रेरणा दे, लेकिन बाद में उनका पालन न कर पाने के चलते आपको दोषी महसूस हो।
हाँ, मैं जानती हूँ कि ये एक सेल्फ हेल्प किताब है और मुझे आपको कुछ बढ़िया तकनीक देनी होगी, लेकिन आप एक निरंतर चलने वाली आत्म सुधार की परियोजना नहीं है। आत्मोन्नति यात्रा, स्वयं को जानना एक दिन का काम या 3 सप्ताह की परियोजना नहीं है। ये जीवन भर की यात्रा है। हम ध्यान भटकाने वाली दुनिया में रहते हैं, किसी ऐसी चीज़ की इच्छा जगाने में जिसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसी दुनिया में जहां आप हमेशा शोर से घिरे रहते हैं, अंदर की आवाज़ से जुड़े रहना बहुत कठिन है। और मैं इसे फिर से कह दूं, खुद को जानने और खुद को खोने न देने की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुझे मदद मिली है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी उनसे मदद मिलेगी। ये त्वरित तरकीब नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की आदतें हैं जिनका मैं आज तक पालन करती हूँ, इसलिए इन्हें क्रियान्वित करने के लिए तैयार रहें। अपनी सोच का सामना करें। छिपे रहने में आनंद है, लेकिन खो जाना एक विपदा है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको केवल एक मस्तिष्क से निपटना होता है, अपने मस्तिष्क से। कुछ लोग इसे सुविधा मानते हैं, जबकि अन्य के लिए एक सजा है। अकेले होने के दौरान आप खुद पर निर्भर होते हैं। आपके दिमाग के पास आपको हर उस चीज़ की ओर खींचने का तरीका होता है जो गलत हो या गलत हो सकती थी। आपका दिमाग अनावश्यक चिंताएं पैदा करने के लिए आपके साथ चाल चलता है। जब कोविड-19 ने दुनिया पर हमला किया और हम अपने घरों के अंदर रहने पर विवश हो गए थे, तो मैंने बहुत सोच विचार किया। शुरुआत में यह किसी सज़ा की तरह महसूस होता था, क्योंकि मैं उन 1000 विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी जो दिमाग में हर दूसरे मिनट पैदा हो रहे थे। ये वो क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग कभी नहीं सोता और हमेशा मुझे चिंतित रहने का कारण देता रहता है। इसलिए सार्वजनिक रूप से बाहर जाने और मन की आवाज़ को नज़रअंदाज करने की इच्छा होती है। शायद यही कारण है कि इतने लोग विषाक्त रिश्तों में बंधे हुए हैं। लोग डरते हैं कि उनका मन उनके साथ क्या करेगा, कि उनका मन उन्हें क्या विश्वास दिलाएगा और ये कि मन उन्हें क्या करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे मामले में मैं अपने मतलबी दोस्तों को बुलाना। रोलो, मैंने कहा है, बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं और इस डर से पीड़ित होते हैं और इसलिए वे खुद को खोज नहीं पाते। मैंने इस समस्या पर गहराई से सोचा और खुद से कहा, मेरे साथ रहना इतना क्रूर और कठोर नहीं होगा यदि मैं और अधिक जागरूक हो जाऊं। खुद को बेहतर ढंग से समझाने के लिए, ये जानने के लिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं कैसे प्रतिक्रिया करती हूँ, मुझे क्या ट्रिगर करता है, और वो सब जिससे उजागर करने से मैं डरती थी। यह जानने के लिए मैंने अपने दिमाग से मिलना जुलना शुरू कर दिया और अपने दिमाग के साथ इन नियमित बैठकों से मुझे ये पता लगा कि दिमाग मूर्ख नहीं होता, नहीं वह आपका दुश्मन है। आप अपने साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ दबा है, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, स्वतंत्रता स्वयं को जानने में है। जब आप हर उस चीज़ का सामना करते हैं जिसके बारे में आपका मस्तिष्क आपको डरा रहा था, तो आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अपने मन को शांत करने के तरीके खोजने के बजाय उठिए और आपका मस्तिष्क आपको जो बता रहा है उसका सामना कीजिए। मेरे बारे में कई ऐसी बातें थी जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कुछ स्थितियाँ या फिर उन स्थितियों में मेरा अपना व्यवहार। हालांकि अब जब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है तो मुझे अपने मस्तिष्क से डर नहीं लगता। मैं खुद को बेहतर बनाने पर काम कर रही हूँ। अकेले समय का उपयोग स्वयं को जानने के लिए कीजिए। जब आप अकेले होते हैं तो आप केवल एक दिमाग, एक विकल्प, व्यवहार और सोच के साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए स्वयं का अध्ययन करना और यह जानना आसान हो जाता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आप कैसे सोचते हैं और आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अधिकांश लोगों को स्वयं के साथ बैठना या अपने विचारों को पढ़ना कठिन लगता है। इसका कारण ये है कि बहुत कुछ अप्रयुक्त और अनदेखा है।
जाहिर है वर्षों की अज्ञानता ने ऐसी बहुत सी चीज़ों का भंडार लगा दिया है जिनसे आपको निपटने की ज़रूरत है। इसलिए जब आप बैठते हैं तो बूम, आपका दिमाग आप पर हमला करना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा डरावना हो सकता है। एक बुरा काम जो आपने वर्षों पहले किया था, कुछ पछतावे और कुछ गलतियाँ जो आपके दिमाग में व्यर्थ में ही रहती हैं और आपको उन दिनों पर चिंतित कर देती हैं। जब आप खुश होने का फैसला करते हैं या कुछ बुरे विचार उस समय भी वापस आ जाते जब आप खुश नहीं होते। अधिकांश लोग इनका सामना करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि अपने चेहरे पर क्षणिक खुशी लाकर सब शांत कर दिया जाए, जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना या लोगों के साथ बाहर जाना जो आपको पसंद नहीं है। आप स्वयं को नहीं जानते हैं और यही कारण है कि आप लोगों से कुछ भी मिलने पर उसे स्वीकार कर लेते हैं। वे आपका ध्यान भटकाने में आपकी मदद करते हैं और यही तो आप चाहते हैं, है ना? तो आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ये सब आपका ही हिस्सा है। इसलिए स्थायी रूप से पलायन करने का कोई तरीका नहीं। आपको इनका सामना करना पड़ता है, एक बार में, एक दिन, एक विचार, एक पछतावा, एक अपराध बोध, एक बार में एक बुरा निर्णय और बाद में। और मैं वादा करती हूँ कि एक बार यदि आप इसका सामना कर लेंगे, एक बार यदि आप अतीत की सब परतों को उजागर कर लेंगे, एक बार यदि आप ये सब कुछ स्वीकार कर लेंगे जिसके खिलाफ आपका मस्तिष्क आपको डर दिखा रहा है, तो आपको स्वतंत्र लगने लगेगा। उसका एहसास होगा मानो आप बिना किसी डर के श्वास ले सकते हैं। इसी से शांति का आरंभ होता है। इसलिए अपने अंदर जो छिपा है उसे उजागर करने के लिए स्वयं को आवश्यक समय दें। वो सब जिसे आप इतने लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं, वो सब विचार जिसे आप स्वीकार करने से डरते हैं, हर वो निर्णय जिसे लेने से न लेने से आपको पछतावा होता है, अपने आप को मुक्त कीजिए। ये आसान नहीं है, लेकिन ये किया जाना चाहिए। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि अगर आप एक काम कर सकते हैं तो इस चुनौती को आजमाएं। हर दिन अपनी अंतरात्मा के साथ कम से कम 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत कीजिए। आपको खुद को जानने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। ऐसा समय जब आपको दिखावा न करना पड़े और जब आप बिना किसी निर्णय या डर से खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। अभ्यास करें, अपने साथ बैठिए और अपने विचारों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मानो आप कोई कालजयी किताब पढ़ रहे हो, जैसे आप इस ग्रह के सबसे अद्भुत व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता किए बिना आप कुछ भी बोल और महसूस कर सकते हैं। आप अपने पुराने घाव या पीड़ा देने वाले अतीत को ऐसे साझा कर सकते हैं मानो आप ही अपने चिकित्सक हो। और एक दिन अपने बारे में इतना कुछ जानना रोचक हो जाएगा। आप ये जानने के लिए उत्साहित होंगे कि आप किसी चुटकुले पर क्यों हंसते हैं और आप एक निश्चित व्यंजन को ही निश्चित तरीके से क्यों खाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको खुद से ही प्यार हो गया है। खुद को जानिए। दुनिया में सबसे बड़ी बात ये समझना है कि खुद से कैसे जुड़ा जाए। मिशेल द्वारा लिखित। मैं हाई स्कूल में थी जब मेरे एक प्रोफेसर ने कहा, आप सभी बहुत चालाक दिखते हैं, जैसे आप दुनिया के राजा रानी हैं, जबकि वास्तव में अगर मैं आपसे आपके बारे में उतने मिनट बोलने के लिए कहूँ जितनी आपकी उम्र है, मान लीजिए 18 मिनट, तो आप में से कोई 1 मिनट भी बोल नहीं सकता। फिर प्रोफेसर ने चारों ओर देखा और कहा, और जब मैंने अपने बारे में कहा तो मेरा मतलब है सांसारिक बातें नहीं है, बल्कि मेरा मतलब है असल आप। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि उनका कहने का क्या मतलब था। मुझे लगा कि वो व्यर्थे गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन अब ढेर सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ने, स्वयं आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने और खुद पर ध्यान देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप और मैं इस दुनिया की उपाधि से परे हैं। हालांकि हम सभी उन लेबलों का संग्रह बन गए हैं जिन्हें हमने या तो स्वेच्छा से खुद पर लगाया है या दुनिया ने हम पर चिपका दिया है। अच्छे या बुरे व्यक्ति का लेबल, दुखी या खुश,
गरीब या अमीर, प्यार करने वाला या नफरत करने वाला, असफल या सफल, लेखक या वकील, सुंदर या कुरूप, चतुर या मूर्ख, समर्थक या विरोधी। ऐसे आकर्षक लेबलों की सूची आपकी मृत्यु तक भी समाप्त नहीं होगी। और मृत्यु मुझे जन्म की याद दिलाती है। जब आप और मैं पहली बार पैदा हुए थे तो हम सांसारिक लेबलों से मुक्त थे। हमारे लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं था, हम बस उस क्षण में उपस्थित थे। शायद यही कारण है कि लोग बच्चों से इतना प्यार करते हैं। जब आपके बच्चे आपके साथ होते हैं तो बच्चा काले गोरे सामाजिक लेबल के आधार पर आपका आकलन नहीं करता। बच्चा यह भी नहीं कहता, ओह ये लड़की सावली बुरी है, काश कोई युवा गोरी लंबी महिला मुझे ले जाती। बच्चा ये नहीं कह सकता, मैं इस मूर्ख व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहता जो अच्छे ग्रेड नहीं लाता, अन्यथा मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। बच्चा नहीं कहता, अतीत की गलतियों, भविष्य के लक्ष्यों, रंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर आपका मूल्यांकन नहीं करता। बच्चा एक प्यारा सा प्राणी है जो आपकी आंखों में उत्सुकता से देखता है। आप अजीब से चेहरे बनाते हैं ताकि बच्चा हंसे, और बच्चा हंसता है तो आप इतना खुश हो जाते हैं मानो आपने नोबेल पुरस्कार जीता हो। ऐसा क्यों? जब आप किसी बच्चे के पास होते हैं तो खुशी इतनी सहज क्यों हो जाती है? जब आप किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो आप इतने सहज क्यों हो जाते हैं? और जब आप किसी बच्चे को देखते हैं तो आपका मन उसका आकलन क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं कहते कि काश ये बच्चा थोड़ा और आकर्षक होता या किसी अमीर परिवार में पैदा होता? आप बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शिशु आपकी नाक के आकार, त्वचा के रंग, बैंक बैलेंस या ग्रेड को लेकर आपको असुरक्षित महसूस नहीं करवाता, और आप जैसे भी हैं आपको वैसा ही रहने की छूट देता है। बच्चे को गोद में लेकर आप अपने वास्तविक स्वरूप में रह सकते हैं, और बच्चा भी आपसे कोई जीवन संबंधी सलाह या निर्णय लिए बगैर ही सिर्फ छोटा सा प्राणी बनकर रह सकता है।